हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2 डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जब पिछला बार केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो इन टर्म्स को डिस्कस किए थे, मोलालिटी, मोलारिटी, परसेंट बाय मास, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। सारा डेफिनेशन रिपीट करते रहिए, कुछ क्वेश्चंस बनाते रहिए। उसके बाद इस बार जब हम लोग केमिस्ट्री शुरू किए तो इसमें हम लोग पढ़ना शुरू किए टाइप ऑफ सोल्यूशन, जिसमें टाइप 1 क्या था, जिसमें सॉल्यूट है गैस और सॉल्वेंट क्या है लिक्विड। और इसमें हम लोग पढ़े क्या, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ बेसिकली किस बारे में डील करता है कि कोई गैस किसी लिक्विड में कितना सोल्यूबल है या उसकी सोल्यूबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो हम लोग देखे थे 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो प्रेशर, कितना प्रेशर पे उसको घुला रहे हैं, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा लिक्विड और गैस के नेचर। तो बोले थे कि टेम्परेचर और लिक्विड गैस के नेचर को फिक्स कर दिया जाए तो जो मोल फ्रैक्शन होगा किसका, उस गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस का, सॉरी मोल फ्रैक्शन उस गैस का कहाँ, उस लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये हेनरी लॉ पढ़े थे। फिर हम लोग टाइप 2 में घुसे थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। इस बारे में डिस्कस हो रहा है। आज हम लोग राउट्स लॉ तक पहुंचेंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा इसको भी याद कर ले। तो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे लिक्विड सोल्यूशन। इसमें बोले थे कि दो लिक्विड को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो दो तरह का केस बनता है, दो केस बनता है। एक को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं एक केस को, और दूसरे को नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। तो बोले थे आइडियल सोल्यूशन क्या, तो जिसमें दो लिक्विड को मिलाने पे हीट ना रिलीज हो ना एब्जॉर्ब हो। वॉल्यूम पे डिस्कशन भी करेंगे हम लोग। वैसे यहाँ पे बताए थे कि इसमें वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता है। और नॉन आइडियल में या तो हीट रिलीज होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है, और वॉल्यूम में भी कुछ चेंज होता है। ये आपको डिस्कस किए थे। बोले थे कि जब दो लिक्विड को सिंपली मिलाते हैं तो कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड लिक्विड ए के बीच, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड लिक्विड बी के बीच टूटता है, और उसके बाद कुछ नया इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ए और बी के बीच बनता है। ए के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटा, बी के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटा, और ए बी के बीच कुछ नया इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रक्रिया में कुछ हीट हमेशा क्या होता है, रिलीज होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है। तो बोले थे कि तोड़ने में जितना एनर्जी लग रहा है, बनने में उतना ही एनर्जी अगर रिलीज हो जाए तो कहेंगे उसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा है, तो आइडियल सोल्यूशन है। जबकि बॉन्ड टूटने में जितना एनर्जी इन्वॉल्व हुआ और बॉन्ड बनने में जितना एनर्जी रिलीज हुआ, दोनों के बीच अगर अंतर है तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे। हम लोग वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है उसको पहले अभी समझने का कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या है, तो वॉल्यूम का कंसेप्ट यही है कि भाई वॉल्यूम जो होता है, आप ऐसे सोचिए कि कोई भी लिक्विड का वॉल्यूम कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा सेम अमाउंट के लिए। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा, है ना, तो वो उतना ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन करेगा। चूँकि मॉलिक्यूल्स के बीच काफ़ी स्पेस रहेगा तो वो ज़्यादा वॉल्यूम कंटेन करेगा। जबकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड छोटा है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड छोटा है तो ओवियस है वो कम वॉल्यूम कंटेन करेगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का लेंथ कहीं ना कहीं वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए लिखे हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड लेंथ का है। अब जरा सोचिए कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा, ये बॉन्ड का लंबाई जितना ज़्यादा होगा, इसको तोड़ना उतना आसान होगा। मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। कोई भी बॉन्ड जितना ज़्यादा लंबा होता है उसका एनर्जी उतना कम होता है, और उसका नतीजा उसको तोड़ना हमेशा उतना आसान होता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए लिखे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का। मतलब जो बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जितना लंबा, बॉन्ड का एनर्जी उतना कम, बॉन्ड जितना छोटा, बॉन्ड का एनर्जी उतना ज़्यादा। ये बात दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ये सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के लिए नहीं है, ये नॉर्मल बॉन्ड के लिए भी है कि बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड का एनर्जी उतना कम होता है, और बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होता है बॉन्ड का एनर्जी उतना ज़्यादा होता है। इन्वर्स रिलेशन है, ये दिमाग में रखना है। तो जैसा अभी आपको यहाँ पे हम बता रहे थे कि भाई मान लो जैसे ये पहला केस है, यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो था हम लोग का, वो जितना मजबूत शुरू में था, और जो बाद में जो नया इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना
वो भी उतना ही मजबूत बन रहा है। तब कहेंगे कि तोड़ने में जितना एनर्जी खर्च हुआ, रिलीज होने में उतना ही एनर्जी रिलीज हो गया, माने उतना ही एनर्जी रिलीज हुआ जब बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इससे क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकाले कि जितना एनर्जी लगा उतना एनर्जी रिलीज हो गया। तो इससे हम लोग ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुरू में जितना बॉन्ड का लेंथ था, बाद में भी उतना ही बॉन्ड का लेंथ है। और इसका नतीजा ये है कि वॉल्यूम जो है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब शुरू में जो टोटल वॉल्यूम था और बाद में जो टोटल वॉल्यूम है वो दोनों बराबर होगा। मतलब एक लिक्विड का अगर 50 मिलीलीटर और दूसरे का 25 मिलीलीटर मिलाएं तो जो बाद वाला सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली 75 मिलीलीटर बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा भी इक्वल टू 0, नो चेंज इन वॉल्यूम, एग्जैक्टली उतना वॉल्यूम। लेकिन मान लो कि शुरू में जैसे इसमें दो केस जैसे हम लोग देखे थे, एक डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, ये केस कौन सा था एक बार याद करो। तो ये हीट एब्जॉर्ब करने वाला केस है, एंडोथर्मिक केस है। तो हीट एब्जॉर्ब कब होता है जरा ये याद करो। तो हीट एब्जॉर्ब तब होता है जब हम लोग का शुरू में तोड़ने में ज़्यादा मजबूत बॉन्ड हो, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगे, और जो नया बॉन्ड बने उसमें कम एनर्जी रिलीज़ हो। तो कहेंगे खर्चा ज़्यादा हुआ, रिलीज़ कम हुआ, तो नेट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो शुरू में बॉन्ड तोड़ने में अगर हमको ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, मतलब शुरू में बॉन्ड का लंबाई जो है, बॉन्ड का जो लेंथ है वो छोटा है, और बाद में कम एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब बाद में बॉन्ड का लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। बाद में बॉन्ड का लेंथ बढ़ गया, और बाद में अगर बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाएगा तो कुछ वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मतलब एक का 50 और एक का 25 अगर मिलाएं तो 75 से थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जिस केस में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा, उसी केस में डेल्टा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, कुछ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हम लोग का। और दूसरा केस फिर से याद करो, डेल्टा एच लेस देन 0, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ये हीट रिलीज होने वाला केस है, इसमें हीट रिलीज हुआ। तो इसको कैसे, तो शुरू में जो बॉन्ड था, शुरू में बॉन्ड ऐसे सोचो कमज़ोर था, और बाद में जो बॉन्ड बना वो मजबूत बॉन्ड बन गया। तो इसीलिए इसको तोड़ने में एनर्जी कम खर्च हुआ और इसमें ज़्यादा एनर्जी निकल गया। मतलब नेट एनर्जी क्या हो रहा है, नेट एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, नेट एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। और अगर नेट एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अब इसको वॉल्यूम के साथ कनेक्ट करो। तो वॉल्यूम के साथ अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कहेंगे कि शुरू में चूंकि बॉन्ड कमज़ोर है, यानी बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा है, बाद में बॉन्ड मजबूत है, यानी बॉन्ड का लंबाई कुछ घट गया। और बॉन्ड का लंबाई अगर कुछ घट गया तो इसका सीधा प्रभाव क्या होगा कि वॉल्यूम भी कुछ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। मतलब एक का 50 और दूसरे का 25 मिलाते हैं अगर, तो 75 से थोड़ा कम हो सकता है, 74.5 या 74.9, मतलब कुछ वॉल्यूम रिड्यूस होगा, वॉल्यूम हमेशा घटेगा। यानी जिस केस में डेल्टा एच लेस देन 0, वहाँ डेल्टा भी लेस देन 0। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझाने का कोशिश की है कि वॉल्यूम जो होता है वो किसका, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। जितना बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा वॉल्यूम, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। इसलिए इन दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का होगा। यानी जिस केस में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उसमें वॉल्यूम कम, एंड वाइस वर्सा। तो अभी हम लोग जैसा देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिस केस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जिस केस में हीट एब्जॉर्ब होगा उसमें बाद में कमज़ोर बॉन्ड बनेगा, और कमज़ोर बॉन्ड बनने का सीधा मतलब बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा, और बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस केस में हीट रिलीज़ होगा, हीट रिलीज़ हो रहा है, उसमें बाद में मजबूत बॉन्ड बनेगा, और बाद में मजबूत बॉन्ड बनने का सीधा मतलब है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा हम लोग का, घट जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। ओके, इसके बाद हम लोग अगला सेक्शन में राउट फ्लो देखते हैं।